नमस्कार, मैं मोनिका री नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज एक सवाल लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और वो सवाल ये है कि उस अपील को जो कि हम लगभग अपने हर वीडियो में करते हैं, जो भारत सरकार ने एक विकल्प के रूप में सुविधा मुहैया करवाई है भारत के हर नागरिक को। सेफ सरेंडर उस विकल्प का नाम है, सेफ सरेंडर उस अपील का नाम है जो पालूना के हर वीडियो में हम करते हैं। ये सेफ सरेंडर कितना ईज़ी है पेरेंट्स के लिए। जितना आसानी से हम ये अपील कर देते हैं, क्या ये सुविधा उतनी ही आसानी से देश के नागरिकों को मुहैया भी हो जाती है? या फिर जब वो इसके लिए कदम बढ़ाते हैं, इसके लिए इनिशिएट करते हैं, तो उनका हैरेसमेंट होता है, उनको परेशानियों से गुज़रना पड़ता है, उनको ताने सुनने पड़ते हैं या कहीं-कहीं उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। ये सवाल आज पूछना इसलिए ज़रूरी हुआ कि पिछले दिनों झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह का एक वाकया हमारे सामने आया। मैं इस प्रकरण के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊँ, उससे पहले मैं आज आपको अपने उन 2 अतिथियों से परिचय करवाना चाहती हूँ, जिनसे हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो 2 अतिथि जिनका मैं आपसे परिचय करवाने वाली हूँ आज, उनका उन दोनों का ही बाल संरक्षण के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। दोनों सीडब्ल्यूसी से जुड़े रहे हैं और एक तो अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर भी हैं। एक हरियाणा से हैं और एक मध्य प्रदेश से। तो हम पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर कृपाशंकर जी, आपका स्वागत है पालूना के इस मंच पर। और नमस्कार मोनिका जी। अल्पना मित्तल जी का हरियाणा से हम स्वागत करते हैं पालूना के इस हाँ, मंच पर। अल्पना जी और नमस्कार कृपाशंकर मोनिका जी, जी। जैसा जी, धन्यवाद आपका यहाँ पालूना से जुड़ने के लिए। कृपाशंकर जी दोनों ही बाल संरक्षण पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, चाइल्ड राइट्स पर बहुत इन्होंने काम किया है। कृपाशंकर जी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने चाइल्ड राइट्स पर आधारित 100 वेबिनार बहुत सक्सेसफुली किए हैं। ये वो खासकर जो कोरोना का पीरियड था, उसमें इन वेबिनार्स की महत्ता आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी के लिए इनका जो ये जो वेबिनार वाला इनिशिएटिव था, इसे गिनीज़ वर्ल्ड बुक में भी स्थान मिला है। तो आप दोनों का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ और मैं इस प्रकरण के बारे में जिस पे हम लोग आगे बातचीत करें, उसपे थोड़ा-सा मैं आपको और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी। हुआ ये कि रांची में एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के क्लेफ्ट लिप्स थे और उसके हाथ और पैरों की जो उँगलियाँ थी, वो आपस में जुड़ी हुई थी। तो एक कह सकते हैं कि बच्ची दिव्यांग थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर जो वहाँ पर जिन्होंने प्रसव करवाया था, उनसे कहा कि हम इस बच्ची को नहीं रखना चाहते हैं, तो आप ऐसी किसी संस्था के बारे में बताइए, ऐसे लोगों के बारे में बताइए, जहाँ हम बच्ची को सुरक्षित सौंप सकें, दे सकें। उनके यहाँ पहले भी इस तरह का कोई केस हो चुका था, तो वो रांची के बारे में तो नहीं जानते थे, लेकिन तब उस बच्ची को कई महीनों के इलाज के बाद जब वो परेशान हो गए, तो उन्होंने पंजाब के अमृतसर में ले जाकर वहाँ पर उस बच्ची को किसी संस्था को उन्होंने सेफली सरेंडर किया था। लेकिन इस बार वो चाहते थे कि रांची में अगर इस तरह की कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो, तो वो वहाँ पर बच्ची को देना चाहते थे। डॉक्टर ने किसी तरह से कहीं से उन्हें मेरे बारे में पता चला, पालूना के बारे में पता चला और उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया इसके लिए। और हमने उन्हें बताया कि सेफ सरेंडर भारत सरकार की पॉलिसी है, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने बच्चे को अगर पालने की स्थिति में नहीं है, तो वो सीडब्ल्यूसी के माध्यम से सरकार को सुरक्षित बच्चा सौंप सकता है। हमने सीडब्ल्यूसी को कॉन्टैक्ट किया इसके लिए, तो उस दिन तो रांची सीडब्ल्यूसी ने कहा कि आज, क्योंकि रात हो गई थी, बोले कि आज तो ये संभव नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप इसको कल करवा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हमें ट्रेनिंग में जाना है। उस दिन सैटरडे था और नेक्स्ट डे संडे था, यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन वो नहीं उस बच्ची को सेफली सरेंडर उसका करवाने के लिए तैयार हुए। तो हमने फैमिली, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे तो रखना नहीं चाहती थी, लेकिन और उनकी वाइफ की स्थिति भी थोड़ा क्रिटिकल थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह से आप 2 दिन थोड़ा-सा ये पेन लीजिए। मंडे किसी भी तरह से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सरकार ने एक विकल्प मुहैया करवाया है पेरेंट्स को, तो ये आपको मिलेगा, वो डिनाई कर नहीं सकते हैं। और उस बच्ची को फिर एक हॉस्पिटल में एडमिट हम लोगों ने करवा दिया।
फिर काफ़ी कोशिशें की गई, अल्टीमेटली ऐसा नहीं, रांची सीडब्ल्यूसी में सभी सदस्य इसके अगेंस्ट थे, 1-2 सदस्य ऐसे थे जो इसके फेवर में थे, जो लॉ के बारे में जानते थे। मशक्कत करनी पड़ी, पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा परेशानी हुई, उनको कुछ चीज़ें सुननी भी पड़ी, क्योंकि ये हमारी जानकारी में आया कि जब पेरेंट्स गए बच्चे को सरेंडर करने के लिए मंडे को, तो वहाँ पर सदस्यों के बीच में भी आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये कहा गया उन्हें कि जब बाबा जीवित हैं, तो हम बच्चे का सरेंडर क्यों करवाएँ? मैं यहाँ पर दर्शकों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये इसको आप डिस्क्लेमर भी समझे कि हम लोग किसी बच्चे को उसके फैमिली से अलग करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर बच्चे की ज़िंदगी और मौत में से किसी एक चीज़ को चुनना हो, तो हम हमेशा ज़िंदगी को चुनेंगे, भले ही वो किसी शिशु गृह में हो, भले ही वो किसी अडॉप्शन होम में हो या किसी दूसरे परिवार में हो जिसे जो कि उस बच्चे को गोद लेता है। ये अल्पना जी, इस पर आपके पास आऊँगी। जहाँ तक मैंने इसको जेजे एक्ट में पढ़ा था, वहाँ अनकंडीशनल है ये जो सेफ सरेंडर पॉलिसी है। मतलब कोई कंडीशंस पुट नहीं की जा सकती हैं पेरेंट्स के समक्ष। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकार को सौंपने के लिए सीडब्ल्यूसी के पास जाते हैं, तो सीडब्ल्यूसी उनके सामने कोई कंडीशन पुट नहीं कर सकते, बल्कि वो बच्चे को उनको लेना ही होगा? अल्पना जी। जैसा कि आपने पूरी घटना के बारे में बताया मोनिका जी, अपने आप में वाक़ई में परेशानी वाली चीज़ है। स्थिति इस तरह की आती हैं सीडब्ल्यूसी के पास और जैसा आपने कहा कि सेफ सरेंडरिंग की बात की गई है, तो सेफ सरेंडर एक अपने आप में बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई थी, उन बच्चों के लिए ख़ासकर जिनके लिए परेशानी होती है कि उनको कहाँ और कैसे छोड़ा जाए। तो ऐसी व्यवस्था की गई, बहुत सारी जगहों पे पालना गृह भी लगाए गए हैं कि वहाँ पे पालने लगा दिए गए हैं और बिल्कुल कैमरे तक की वहाँ पे बिल्कुल वो परमिशन नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जी, जो आर्थिक रूप से देखिए अधिकतर बच्चे 2 ही तरीके से छोड़े जाते हैं, या तो आर्थिक परेशानी है या उनके साथ सामाजिक परेशानी है। तो सामाजिक परेशानी में ही ज़्यादातर होता है इस तरीके का, अदरवाइज़ बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरीके से सरेंडर करते हैं। और इस केस में स्पेशल बात जैसी मेरे को आपकी बात कही हुई समझ में आई है कि बच्चा जो है वो दिव्यांग है। इस कारण से जी, भी पेरेंट्स जो हैं वो उसे नहीं पाल पा रहे हैं। तो जी, जहाँ आपने सीडब्ल्यूसी की बात की है, वहाँ वाक़ई में मैं कहूँगी मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है। हर विषय पर जो भी कोई केस आता है, उसमें पाँचों सदस्यों का एक आपस में बैठकर एक सौहार्द माहौल के अंदर आपस में एक डिस्कशन होता है। पक्ष और जी, विपक्ष दोनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए 5 सदस्य रखे गए हैं, जिससे हर जी, बच्चे को जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सुविधा दे सकें, मदद दे सकें, उसमें सभी की सहमति हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ सीडब्ल्यूसी के अंदर जो होता है वो बहुमत को स्थान दिया जाता है। तो अगर 3 सदस्य भी उस चीज़ पे सिग्नेचर करने को तैयार थे और उस घटना के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो एक डिसीज़न ले सकते हैं। रही बात इसमें कि क्या जी, कंडीशंस लगा सकते हैं या सीडब्ल्यूसी मना कर सकती है या नहीं? तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि सीडब्ल्यूसी मना नहीं कर सकती है। सीडब्ल्यूसी को बच्चे को सुरक्षित करना ही है, चाहे वो परिवार के साथ है या परिवार से बिछुड़ चुका है या किसी कारण से उसके पास परिवार है ही नहीं। तो हर बच्चा जो होता है वो सरकार का बच्चा है और सरकार की तरफ से ये पूरी तरह आदेश होते हैं कि उस बच्चे की सुरक्षा की गारंटी जो है या हम कह सकते हैं उसका पालन-पोषण जो है वो सरकार की ड्यूटी होती है। तो ऐसे में सबसे पहला तो यही आपके सवाल का बात आंसर मैं यहाँ देना चाहूँगी कि सीडब्ल्यूसी मना नहीं करती है। लेकिन इसमें जो कंडीशंस वाली बात आपने कही है, तो वो कंडीशन ना करने के लिए नहीं होती हैं। वो कंडीशंस होती हैं कि ज़्यादा से जी, ज़्यादा जानकारी हमें बच्चे के बारे में हो सके। जैसे जी, कि उसमें अगर कोई अनवांटेड बेबी जैसे हम लोग ये वर्ड वैसे यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन अगर जी, कोई जी, इस तरह का बच्चा है जिसको सामाजिक कारण से छोड़ दिया गया है, तो उसमें तो कोई पूछने की ज़रूरत होती ही नहीं है। चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा चाहे वो पुलिस हो, चाहे समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है या आम नागरिक है, वो सीडब्ल्यूसी के जी, पास डायरेक्ट उस बच्चे को सुपुर्द कर सकता है। और ऐसे में सीडब्ल्यूसी की ज़िम्मेदारी है कि उस बच्चे की हर तरह से सुरक्षा की व्यवस्था करना है। और जी, रही बात जैसा आपने कहा इस विषय में ख़ासकर इस घटना में उन्होंने कहा आज नहीं कर सकते, कल कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं टाला जाता है। क्योंकि सीडब्ल्यूसी के पास पूरी एक टीम होती है, जिसमें जी, डीसीपीओ होते हैं, डीसीपीओ के अंडर में भी पूरी एक टीम होती है, तो ऐसे मना नहीं किया जा सकता है। बल्कि
सेक्शन 35 जो है वो ये कहता है कि सीडब्ल्यूसी के पास अगर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए लगभग या ये कह सकते हैं अधिकतम 2 महीने का टाइम सीडब्ल्यूसी अपने जीसीपीओ के साथ मिलकर इसकी व्यवस्था करने में ले सकती है। इसके अंदर उसका जो एक अगर जी, इकोनॉमिक मैं कारण से भी या ये विकलांगता जानना के कारण चाहती वो थी। परिवार जो है उस बच्चे को सरेंडर करना चाहता है, तो एक जी, वैलिड रीज़न होना, इसमें हर्डल नहीं कहूँगी और ना ही कोई बाधा है। ये जानना ज़रूरी है कि वो क्यों बच्चे को सरकार को सौंपना चाहते हैं। तो इसलिए भी वो 2 महीने का टाइम जो होता है उस बीच में ये पूरी जानकारी ली जाती है। वो उसकी सामाजिक जो रिपोर्ट है, उसकी आर्थिक रिपोर्ट है, सभी कुछ बनती है, एचएसआर उसकी की जाती है और इस सब से पूरी जी। जानकारी जुटाई जाती है कि वो आखिर बच्चे को सरेंडर क्यों करना चाहते हैं। तो ये नहीं, एक जैसे ज़रूरी मैं बात इसमें कहूँगी। अल्पना जी, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रोकूँगी। जैसे यहाँ पर तो फैमिली के बारे में पहले से ही पता था कि फैमिली क्यों बच्चे को सरेंडर करना चाहती है, ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये था कि सब जानने के बावजूद सीडब्ल्यूसी ने जो ये कहा कि भई जब माता-पिता हैं, तो बच्चे को क्यों सरेंडर करवाया जाए? तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सेफ सरेंडर पॉलिसी किन किन लोगों के लिए है? क्या उनके लिए है, जिनके माँ-बाप नहीं हैं? क्या सेफ सरेंडर पॉलिसी ये कहें कि ऑर्फन जो बच्चे होते हैं, जिनके माता-पिता नहीं रहते, क्या सिर्फ़ उनके लिए है ये जो पॉलिसी है? या ये क्या नहीं, केवल कंडीशंस पुट करके ही बच्चे का सेफ सरेंडर करवाया जा सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सेफ सरेंडर केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। देखिए, परिवार सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर सरकार भी कहती है, जेजे एक्ट भी ये कहता है क्योंकि जो जी, अपनापन, जो परवरिश परिवार के अंदर होती है, वो किसी भी आश्रम में या किसी सीसीआई में पॉसिबल नहीं हो नहीं सकती है होती, क्योंकि अपनापन निश्चित तौर उसको पर। बच्चे को एक अपने घर के परिवार के लोगों के संस्कार, साथ रहना, जुड़ना, हर चीज़ को शेयर करना, इस तरह की जो हमारा कल्चर है, वो बच्चा अपने परिवार में सीखता है। तो सरकार की तो जी, बल्कि कोशिश ये है कि कोई भी बच्चा सीसीआई में नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को चाहे एडॉप्शन के थ्रू, चाहे फॉस्टर केयर के थ्रू, उसको एक जी, परिवार ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसलिए ये कहा गया है कि भई बच्चे को जो है परिवार में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। परिवार के साथ जुड़ के रहेगा तो उसके अंदर बहुत सारे अच्छे संस्कार भी, अच्छी व्यवस्था भी और सीसीआई में जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, परिवार के अंदर 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो एक थोड़ा-सा यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि परिवार होना अगर माँ-बाप हैं, तो बच्चा सरेंडर नहीं होना चाहिए। जी। कृपाशंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। तो ये जैसा कि अल्पना जी ने बताया अभी कि अक्सर इस तरह से पूछ लेती है सीडब्ल्यूसी और रीज़न पता होना चाहिए। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ देश में अभी नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी नहीं है सेफ सरेंडर को लेकर। लेकिन तब भी क्या पेरेंट्स को इस तरह से हैरेस करना या उनको परेशान करना, जहाँ एक आप समझिए स्थिति को थोड़ा-सा सोच के देखिए कि वाइफ जो है वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है, क्रिटिकल कंडीशन है, बच्ची इस तरह से हुई। देखिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है, पहला बच्चा है, पहले बच्चे को उनको सरेंडर करना पड़ रहा है, व्हाटएवर द रीजन। तो वैसी परिस्थिति में क्वेश्चंस पुट करना या उस तरह से सवाल जवाब करना या उनके सामने ही ये कहना कि भाई माँ बाप जीवित हैं तो हम बच्चे को क्यों सरेंडर करवाएं, ये कितना उचित है और जेजे एक्ट इस पर क्या कहता है? जी, कृपा शंकर जी। जी। मोनिका जी, मैं 2-3 बातें आपके सीधे आंसर में आने से पहले कहूँगा। किसी भी बच्चे का जो पहला अधिकार होता है, वो जीवन जीने का अधिकार होता है। तो जी, यहाँ पे अगर उस बच्चे को सही समय पर सरेंडर नहीं कराया गया या उसको सही समय पे अपनी कस्टडी में सीडब्ल्यूसी नहीं लेती है, तो पूरी संभावना है कि पेरेंट्स या तो कहीं उसको सड़क पे छोड़ देंगे या किसी निश्चित डस्टबिन में तौर डाल पर। देंगे। ऐसी घटनाएं बिल्कुल। हम अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो जी, सीडब्ल्यूसी को पहला काम करना चाहिए था, बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर उसको एक सेफ इन्वायरमेंट देना चाहिए था। अब हम जब जरा जी, कानून की बात करते हैं तो सेक्शन 260 में सरेंडर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। मैं आपके सामने जी, पढ़ता हूँ और फिर इस पर चर्चा करता हूँ। A जी, surrender child means a child who is relinquished by the parents or guardian to the committee on account of physical, emotional and social factors beyond their control. बहुत क्लियरली एक्ट में लिखा गया है, वे जी, फैक्टर्स फिजिकल, सोशल या एनी फैक्टर विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो अब इस केस में जब पेरेंट्स बच्चे को सरेंडर करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारी परिस्थितियां, वो सारे फैक्टर्स उनके कंट्रोल में नहीं है, तभी कि जी, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सरेंडर कर रहा है। नहीं तो और कोई जी, किसी भी तरह का बच्चा हो, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को सरेंडर नहीं करता है। नहीं तो यहाँ करता। पे सीधे सीधे नो क्वेश्चन पॉलिसी ही अडॉप्ट होनी चाहिए
कोई भी व्यक्ति वॉक इन करके CWC के अंदर अपना बच्चा कर सकता है, बच्चा सरेंडर कर सकता है। उसके बाद 60 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें CWC पूरा काउंसलिंग करे, इंक्वायरी करे और जो सारे फैक्टर्स है उसको तलाशे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब हम CWC में बात करते हैं, कि CWC उन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करे। अगर CWC को लगता है कि ये परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और इस वजह से बच्चे को सरेंडर कर रहा है, तो आज की डेट में शासन की बहुत सारी योजनाएं जिनसे जोड़ा जा सकता है। इस केस में चूंकि बच्चा स्पेशली एबल्ड बालक है, तो उस केस में क्या CWC एक मेडिकल हेल्प लेकर के पता कर सकती थी कि ये इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। नहीं भी हो सकती है, तब भी CWC का पहला कर्तव्य है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, जैसा कि अल्पना जी ने बताया कि DCPU है, CWC है, तो सबसे पहले बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर के उसको एक सेफ प्लेस देने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने नहीं किया। रही बात जो आपने बातचीत करी कि 5 लोग व्यस्त थे, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। रोस्टर ड्यूटी में कोई ना कोई होता ही है, और वो इसीलिए रोस्टर ड्यूटी लगाई जाती है कि इमरजेंसी के दौरान आप बच्चे की सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। JJ एक्ट के बारे में एक और चीज मैं बताऊं तो पूरा का पूरा एक्ट जो है, इट्स अ चाइल्ड सेंट्रिक एक्ट। बच्चे को केंद्र में रख करके ये एक्ट बनाया गया है। और सारी चीजें जो CWC हो, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो करते हैं, वो बाल हितैषी होनी चाहिए, बाल हित में होनी चाहिए। हमें पेरेंट्स के फैक्टर्स को इसमें डिसीजन लेते समय बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहिए कि पेरेंट्स क्यों छोड़ना चाहते हैं, जानबूझ के छोड़ना चाहते हैं, बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि वो पाल नहीं सकते, इस वजह से छोड़ दिया उन्होंने। तो हमें जब ये डिसीजन लेना है तो बच्चे के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हमने उसको सरेंडर नहीं कराया तो बच्चे का क्या हो सकता है, वो कहीं सड़क पे छोड़ सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ सकते हैं। तो इस केस में पूरा का पूरा जो बच्चे का जीवन है वो खतरे में है। और लाइफ जब रिस्क होती है तो पहला काम जो CWC को करना चाहिए था, तो बच्चे को मैं आपको रोक के एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त लाइन पे थी डॉक्टर, और मैंने CWC के जो चेयरपर्सन है उनको भी लाइन पे रखा, और मैं आपस में कोऑर्डिनेट करवा रही थी, क्योंकि बच्चे को तुरंत मेडिकल केयर की जरूरत थी। तो हमने एक ऐसे एक्टिविस्ट अतुल गेरा है यहाँ पे, जो ब्लड डोनेशन और हॉस्पिटल के साथ मिलकर बहुत काम करते हैं, तो उनकी भी हमने मदद ली थी, वो भी लाइन पे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे लिए सब बहुत शॉकिंग था, क्योंकि तो वो डॉक्टर को कह रहे थे, जो चेयरपर्सन है, कि आप उस फैमिली को कहिए कि वो लेके बच्चे को जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, और उनको बता दीजिएगा कि अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस का मामला बनेगा। ये उनको आप बता दीजिएगा कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक तरह से आप कहें कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनको धमकी देने वाला काम हुआ ना। जी। आज अगर कोई पेरेंट्स ऐसा मतलब देख रहे हैं, या मान लीजिए ये बात उन तक कन्वे हो जाती, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो अपने किसी भी जानकार को ये कहते हैं कि बच्चे से रिलेटेड कोई समस्या है तो CWC के पास जाओ लेकर बच्चे को? कभी नहीं कहेंगे वो लोग, नहीं कहते। अब मुनिका जी, मैं 2 चीजें अब यहाँ पे कहना चाहूंगा। सेक्शन 30 जो कहता है समिति के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CWC, सेक्शन 30 का पहला पॉइंट जो कहता है कि उसके समक्ष पेश किए गए बालक का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना। कोई भी बालक जो CWC के समक्ष पेश किया जाता है, सबसे पहले उसको संज्ञान लेकर के और बालक को ग्रहण करना, बालक को एक्सेप्ट करना लिखा गया है। तो कोई भी पेरेंट्स हो, कैसे भी, जो प्राइम ड्यूटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें बच्चे को लेकर के बच्चे की सेफ्टी देखनी है। अगर CWC ऐसा नहीं करती है तो सेक्शन 27(4) जो है CWC का जब गठन किया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट लिखी गई है कि कौन कौन से व्यक्ति CWC में आ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं आ सकता है जो बाल मनोविज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या इन सब क्षेत्रों के अलावा अगर वो सेंसिटिव नहीं है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, जब हम बाल कल्याण समिति को देखते हैं तो बाल कल्याण समिति को जो पावर्स दी गई है, क्वासी जुडिशरी बॉडी की पावर दी गई है। किसी चीज में उनके डिसीजंस को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की शक्तियां सामाजिक कार्यकर्ता को इसीलिए दी गई है कि वो पूरा डिसीजन लेते समय वो कानून को ध्यान में रखते हुए दिल से सोचेगा, वो सेंसिटिव होकर के काम करेगा। इसमें पूरे में CWC ने सेंसिटिविटी का परिचय नहीं दिया है। होना इसमें यह चाहिए था, कोई एक मेंबर को उठ करके जाना चाहिए। इनफैक्ट ये भी लिखा गया है एक्ट में कि अगर बालक आप तक नहीं पहुंच सकता है तो CWC या जुवेनाइल बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट को खुद बालक तक पहुंचना है। तो जैसे उनको पता चला तो इमीडिएटली CWC को या तो बच्चे को लेना चाहिए था, या उनमें से किसी एक व्यक्ति को जो रोस्टर ड्यूटी पे थे बालक तक पहुंचना चाहिए था, और पहुंच के सबसे पहले बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर के उसको एक सेफ इन्वायरमेंट देना चाहिए था, जो कि नहीं किया। अगर ऐसा कोई नहीं करता है
तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, वो अपने दिए गए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन नहीं कर रहा है। मोनिका जी, यहाँ बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर साहब ने कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन्हें सेफ लेना करना चाहिए था, और ये धमकी वाली बात जो है बिल्कुल गलत है, उनको नहीं देनी चाहिए थी। बल्कि अपना चाहे सोशल वर्कर, चाहे डीसीपीओ को, अगर वो खुद नहीं थे, ट्रेनिंग में थे, तो डीसीपीओ ही जाके पूरी व्यवस्था करवाते हॉस्पिटल के अंदर सीएमओ से मिलकर कि उस बच्चे को सबसे पहले मेडिकल हेल्प दी जाती। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी है, और बिल्कुल सही कहा कृपाशंकर जी ने कि कहीं वो किसी गलत जगह पे छोड़ दें, उससे कहीं बेहतर है कि बच्चे को अपनी सेफ कस्टडी में ले लेना चाहिए था। देन बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बाकी जो हर्डल्स हैं, वो धीरे-धीरे क्लियर हो जाती। जी, निश्चित तौर पे तो मतलब ये हमारा मानना एकदम सही है कि इस वाले पर्टिकुलर अगर हम मामले को देखते हैं, तो यहाँ पर रांची सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन और कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपनी उस ज़िम्मेदारी को निभाने में एकदम नाकाम रहे हैं, जिससे कि सरकारें और समाज भी उनसे अपेक्षा रखता है। कायदे से इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ये मेरा भी मैं क्योंकि देखती हूँ बहुत सारे स्टेट्स में सीडब्ल्यूसीज़ का काम मैं देखती हूँ। झारखंड में भी ऐसा नहीं है कि सभी सीडब्ल्यूसीज़ ऐसे हैं। कुछ इतने सेंसिटिव हैं कि बच्चों से जुड़ा हुआ थोड़ा-सा भी कोई मामला होता है तो खुद ग्राउंड पर पहुँचते हैं। बच्चे के लिए जो भी बेहतरीन व्यवस्था होती है, वो करवाते हैं वहाँ पर खड़े होकर। उस दिन के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो रांची सीडब्ल्यूसी से भले ही कोई वहां नहीं था, लेकिन रामगढ़ की सीडब्ल्यूसी आरती वर्मा जी पूरा समय वहां पर बच्चे को 12 बजे तक रात में एडमिट करवाने का जो प्रोसेस हुआ, उसमें वो लगातार हमारे साथ बनी रही। उनकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनके जुरिस्डिक्शन में भी ये मामला नहीं आता था, लेकिन उनको सिर्फ किसी थर्ड पर्सन से जानकारी मिली कि भाई इस तरह का एक मामला है, और वो उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से मुझे फोन किया कि भाई मैं भी आ रही हूँ, आप अकेले परेशान ना हो। क्योंकि देखिए आजकल बच्चों के मामले में कुछ भी ग्राउंड पर काम करने में बहुत डर रहता है। सामने वाला तुरंत पूछ सकता है कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों कर रहे हैं? मैं किसी कैपेसिटी में नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि भाई बच्चा अगर वल्नरेबल है, उसको कैसे सुरक्षित स्थान मिले। अगर मेडिकल केयर की जरूरत है तो तुरंत उसको मेडिकल केयर मिले। ये मेरी प्रायोरिटी में। जब मैंने देखा कि वहां से रांची सीडब्ल्यूसी बिल्कुल इसके लिए कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था सिवाय इसके कि मैं खुद वहां पर जाकर बच्चे को एडमिट करवाऊं। जी कृपाशंकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मोनिका जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सीडब्ल्यूसी शायद इसलिए हेजिटेट हो रही थी कि उनके पेरेंट्स हैं, जो आपने इनिशियली अपने इनिशियल डायलॉग में भी कहा कि जिनके पेरेंट्स हैं उनको सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सेक्शन 35 का जिक्र अल्पना जी ने किया था। सेक्शन 35(2) में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त पावर है इंक्वायरी करने के लिए। आपको उस समय जो है सबसे पहले जो काम करना चाहिए था, बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए था, और उसके बाद सारी प्रक्रिया, आप 60 दिन का समय होता, आप इंक्वायरी करते। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स सक्षम है और जानबूझ के जबरदस्ती बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं, तो आप सीडब्ल्यूसी उसमें भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, ये भी कर सकते थे। लेकिन रात को हो या दिन में, सीडब्ल्यूसी वैसे भी 24/7 काम करती है। तो हमें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमें बोले तो सीडब्ल्यूसी को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नो क्वेश्चन पॉलिसी ध्यान में रखते हुए बच्चे के हित का ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स ने क्या किया क्या नहीं किया, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। बच्चे का क्या होगा, बच्चा सेफ है कि नहीं है, बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसको मेडिकल एड प्रॉपर्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक बातें, उसको ध्यान में रख करके सीडब्ल्यूसी को काम करना चाहिए था या करना चाहिए। इसमें एक्सपेक्ट करती हूँ कि रांची में इस तरह की घटना फिर हमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वापस इस तरह की कोई कंडीशन कभी भी होती है, कहीं से भी होती है, तो वैसे में हम क्या कर सकते हैं एज अ सिटीजन? मान लीजिए कि हम तो फिर भी जानते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सदस्यों से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा लॉ जानते हैं, लेकिन जो एकदम कॉमन नागरिक है, जिसको कुछ भी नहीं पता है लॉ के बारे में, जो सिर्फ सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में कहीं पढ़ता है, कहीं सुनता है, और वो सीडब्ल्यूसी को अप्रोच करता है और फिर सीडब्ल्यूसी उनको मना कर देती है या इनडायरेक्टली उनको धमकाती है, वैसी परिस्थिति में वो क्या कर सकता है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आप दोनों। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। वैसे तो सीडब्ल्यूसी की शिकायत नोडल ऑफिसर कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर सर के ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन शिकवा शिकायतें या बाकी की चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे को सरेंडर सेफ्टी देना। तो इस स्थिति में जहाँ पे भी नियरेस्ट पालना मिलता है, बच्चे को मैं कहूँगा अगर सीडब्ल्यूसी नहीं ले रही तो पालने में जा करके आप डाल दीजिए। उसके बाद वो बच्चे को मजबूरी में ही चाहे सीडब्ल्यूसी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा,
लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि CWC को इतना सेंसिटिव होना चाहिए या CWC को सेंसिटिव करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का कोई बच्चा आता है तो उसको बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी इफ एंड बट के लिया जाए। मोनिका जी, अभी कल ही परसों एक बहुत अच्छा काम किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शब्दों को विलोपित करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं, अगर आपने पढ़े हो तो। उदाहरण के लिए दुष्कर्म शब्द हो गया, वैश्य शब्द हो गया, तो इस टाइप के, इस तरह के शब्दों को भी जुडिशरी धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा या उससे हटाने का काम कर रही है। तो इतना सेंसिटिव अप्रोच होकर के पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि CWC को भी सेंसिटिव होकर काम करना चाहिए इन सारे मुद्दों को। बिल्कुल, आपने शब्दों को देखिए, शब्दों का बहुत असर होता है। मैं भी यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पालोना जब से शुरू हुआ है, हमने भी कुछ शब्दों का एकदम परित्याग किया हुआ है कि हमारे यहाँ वो शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, जैसे कि फेंका हुआ बच्चे, ठीक है, जो माता पिता करते हैं वो वही है। लेकिन अगर हम एक सेंसिटिव माहौल बनाना चाहते हैं तो हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना होगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, इनिशियल स्टेज को अगर हम छोड़ दें तो बाद के दिनों में हमने ये एकदम बैन कर दिया कि हमारे यहाँ फेंका शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा बच्चे के लिए। लावारिस बच्चे के लिए, लावारिस हालात होते हैं, बच्चा कभी लावारिस नहीं होता है, इसलिए लावारिस शब्द का इस्तेमाल बच्चे के संदर्भ में कभी नहीं होगा। माँ की ममता, कलंकित, माँ की ममता, शर्मसार, इस तरह के शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि माँ की क्या कंडीशन है, क्यों वो ऐसा कर रही है। हत्या जब होती है उसको हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चे को कहीं छोड़ा गया है और खासकर सेफली छोड़ा गया है, तब भी जब माँ को क्रिटिसाइज किया जाता है, हम उन शब्दों का हमने एकदम बैन किया हुआ है कि उन शब्दों को बचना चाहिए इस तरह के शब्दों से। अल्पना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, खासकर ये जो बात कही गई कि अनवांटेड बेबी भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, अनाथ आश्रम बोला जाता है, अनाथ बच्चे बोले जाते हैं। ये शब्द भी जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे को जब धीरे धीरे वो समझने लगता है तो परेशानी वाले बनते हैं। बिल्कुल, बच्चे के लिए हमेशा CWC हो या समाज का कोई भी वर्ग है, उसे सेंसिटिव होकर संवेदनाओं के साथ उस बच्चे को अपनाना भी चाहिए। खाली मैं यही नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे देश में अभी भी ये प्रचलन नहीं है। जैसे इस तरह के दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं होता है। लेकिन विदेशों से आए हुए बहुत सारे NGO आते हैं, हमारे जो हैं वहां पर आते हैं, और वो खासकर उन दिव्यांग बच्चों को अपनाते हैं। जैसे सेफ सरेंडिंग की बात की जी, मैं अल्पना जी बताना चाहूंगी कि यही वाली जो बच्ची है, इसमें यहाँ न्यूज़ 18 की पत्रकार है रूपाली जी, तो मैंने देख रही थी एक ग्रुप में उन्होंने डाला था उस बच्ची के बारे में, उन्होंने उसके क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने उस बच्ची के बारे में बताते हुए कहा था कि ये बच्ची है और इसको ये समस्या है और इस बच्ची को एक अच्छे परिवार की जरूरत है, और सारी जो कानून, जो एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो कानून के तहत होगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी अपील की थी, मैंने देखा कि उस पर बहुत लोगों के रिएक्शंस भी आए थे, उनमें से एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने उस बच्ची को गोद लेने की इच्छा भी जताई थी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे उनका लगा। एक चीज बस मुझे थोड़ी सी खटकी थी और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की कमी की वजह से है। जैसे इस बच्ची का सेफली सरेंडर हुआ था, इसे माँ बाप ने छोड़ा नहीं था कहीं पर, तो उन्होंने ये कहा, उसमें लिखा था अपनी पोस्ट में कि एक बच्ची को माँ ने अस्पताल में छोड़ दिया, तो कायदे से तो माँ को पता भी नहीं था इस वाले मामले में, क्योंकि माँ तो लगभग बेहोशी की हालत में थी जब बच्ची को इस तरह से CWC को दिया जा रहा था। तो ये मैं इसको फोरगो करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अच्छे लोगों को मतलब जो जिनकी जिम्मेदारी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। तो एक मीडिया पर्सन अगर उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता है तो हमें उसको थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन उनकी अपील ये बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि इस तरह की इनिशिएटिव्स लेकर भी शायद हम इन बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल, एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। मोनिका जी, एक बात और कहना चाहूंगी मैं इसमें, कि जैसे कृपाशंकर जी ने भी कहा, CWC के पास 2 महीने का समय है। उस 2 महीने में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जानी चाहिए, क्योंकि कोई जो दूसरा अपनाएगा वो भी माता पिता बनकर ही अपनाएगा। तो ये तो इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। अगर इकोनॉमिकल कोई परेशानी है तो WCT की तरफ से इसके लिए बाकायदा एक बच्चों के लिए सपोर्ट के लिए एक अमाउंट दिया जाता है। तो उससे भी हम बच्चे की परवरिश के लिए माँ बाप को हम प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन काउंसलिंग उनकी भी होनी चाहिए। कोई और माता पिता बन के पालेगा तो आप खुद क्यों नहीं।
तो एक उन्हें जी समझाते हुए कि इस तरह के बच्चे को कौन-कौन सी विशेष सुविधाओं की ज़रूरत है, उसे अपने वहाँ के मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है उससे जोड़ दें, किसी सामाजिक संस्था के साथ भी जोड़ सकते हैं उसे, जिससे उसे इकोनॉमिकल हेल्प भी मिलती रहे और आगे की जानकारी के लिए भी कि आखिर ये दिव्यांग बच्चा उनके हुआ क्यों? इसमें भी उनको मेडिकल रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि बाय जरूरत बर्थ है। वो बच्चा इस ये तरीके आपने का था, बहुत तो सही बात कही कि सेकंड एक्चुअली बेबी वो अगर मुझे वो जी कंसीव करेंगे तो उस टाइम में भी मेडिकल जी सुविधा मिल जाएगी उन्हें। अल्पना जी, मैं यहाँ पर आपने ये जो लास्ट वाली बात कही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि उनकी फैमिली में मतलब डायरेक्ट उसी फैमिली में नहीं, लेकिन जैसे कजिन्स हैं या फिर इन लॉज वाली फैमिली में है, तो वो बता रहे थे कि वहां पर और भी कुछ बच्चे इस तरह के हुए हैं जो जिनको कुछ ना कुछ इसका डिफॉर्मिटी मतलब रही कोई है, जो जेनेटिक स्पेशली प्रॉब्लम है। जेनेटिक एबल्ड इश्यूज बच्चे। है कोई उनके पास जी। जी, तो मैंने उनसे कहा भी था कि आपको एक बार ये मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए कि आपके फैमिली में ऐसे बच्चे क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, ताकि आगे जो बच्चे जन्म ले वो फिर ठीक हो, उनको क्योर किया जा सके अगर पॉसिबल हो तो। तो ये मैं जी, निश्चित तौर मोनिका पर जी मैंने आपकी जो आपको बात है वो मैं उनको भी पहुँचा दूँगी। नहीं मैंने आपको मोनिका एक जी बात बताई थी, जैसे हम लोग जी, ब्लड के लिए काम करते हैं तो उसमें थैलेसीमिया एक बीमारी है, जी आपने जो बताया था। पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है और लोग आज भी उसके लिए अवेयर नहीं हैं कि पेरेंट्स कोई भी बच्चा कंसीव करने से पहले और इवन शादी से पहले जहाँ जन्मपत्री मिलाने की बात होती है, वहाँ पे अगर जी, उसका ब्लड भी चेक किया जाए कि कहीं वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है दोनों, क्योंकि अगर दोनों जी, माँ-बाप में से एक भी अगर माइनर है और एक बिल्कुल स्वस्थ है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों जी, माइनर है तो माइनर मिलकर 100% उनका आने वाला बच्चा जो होगा वो थैलेसीमिक होगा। तो एक इस तरह का बच्चा जो बीमार हो, उसे दुनिया में लाने के लिए अगर माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं, तो उन्हें मेडिकली पूरा फिट होने के बाद ही उन्हें भी कोई हक नहीं बनता कि किसी बच्चे की इस तरह से जन्म लेने से पहले ही वो बीमारियों से ग्रस्त हो। वीडियो के माध्यम से ये अपील भी ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने मेडिकल टेस्ट आपस में ज़रूर करवा लें और देखें कि भविष्य में होने वाली संतान में इस आप लोगों की वजह से कहीं कोई डिफ़ॉर्मिटी या किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं पैदा होगी। कृपाशंकर जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था जो अपनी बात हो रही थी कि शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये चर्चा होने लगी कि अनाथ शब्द को भी हटा करके स्वनाथ से रिप्लेस कर दिया जाए। अरे! प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपने मन की अच्छी बात में जानकारी ये बात आपने मुझे रखी दी। है। जी, जी, तो ये ऐसे बहुत से अब ज़रूरी मतलब था। सेंसिटिविटी की जो मैंने बात कही कि अब कानून जी, और कानून को जो बना रहे हैं, कानून की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो लोग खुद इतने सेंसिटिव होकर के लगातार का इससे कानून में परिवर्तन आ रहे हैं। आप देखिए 2022 में रूल्स आए हैं जो काफ़ी परिवर्तन हो गए। तो इसमें जो जी, काम करने वाले लोग हैं, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, चाहे जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स हों, उनको भी एक चीज़ का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सेंसिटिव होने के लिए। और ये मैं बहुत ज़रूरी है। अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि निर्णय लेते समय सीडब्ल्यूसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कंडीशन में अगर उनका बच्चा होता तो वो क्या निर्णय लेते। तो शायद इस तरह के वो सेंसिटिव अप्रोच से हम जब काम करेंगे तो हमारा पूरा निश्चित तौर प्रोस्पेक्टिव पर। बदल जाएगा, पूरा प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा देखने का। या उस जी, कंडीशन में ये वही जो कोई मेंबर होते तो क्या सेंसिटिविटी की करते। आप बात कर रहे हैं कृपाशंकर जी, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पालने लगाने के लिए निर्देश दिए थे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो जी झारखंड में भी पालने लगाने की कवायद शुरू हुई थी। तो जैसा कि आपने देखा होगा अधिकांश जगहों पर पालनों में वो कॉमन मैन भी जो लगवा देते हैं आजकल बीच-बीच में सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों को फेंके नहीं या बेटियों को फेंके नहीं, हमें दे। हमें तो दे वैसे ही यहाँ पर रांची में जो पालने लगने जा रहे थे, उन पे भी इसी तरह का कोट लिखवा दिया गया कि बच्चों को फेंके नहीं, हमें दे। इस पर मेरा काफ़ी विवाद रहा शब्द मैंने कहा कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जी आपको फेंकना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नहीं तो उस समय जो रांची डीएसडब्ल्यू थे, उनसे काफ़ी ट्विटर पे ही मेरा काफ़ी मतलब काफ़ी वाद-विवाद हुआ था। उनको कहना था कि नहीं माँ-बाप जो करते हैं बच्चों के साथ, वो फेंकते ही हैं। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं कि जो जिस कंडीशन में बच्चे मिलते हैं वो बिल्कुल फेंकने वाली कंडीशन ही होती है, लेकिन अगर हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम एक सेंसिटिव माहौल बनाएंगे कैसे? जी तो इसलिए उन शब्दों को बिल्कुल हमें अपनी डिक्शनरी से हटा देना होगा जो इस सेंसिटिविटी के दायरे को तोड़ देते हैं। पहला बदलाव तो हमें अपने अंदर लेकर आना होगा। अगर आप हम लोग दोनों डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जी लोग भी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम आम जनता से कैसे उम्मीद कर सकते और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि ये जो जिस पर्पज़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं या ये चर्चा कर रहे हैं, ये बेसिकली यही है कि आगे भविष्य में कभी भी ऐसी कोई स्थिति हो, तो कोई भी सीडब्ल्यूसी मेंबर हो, चेयरपर्सन हो, वो कभी भी बच्चे का सरेंडर लेने के लिए मना नहीं करें, उसमें कोई लॉजिक ना दें, उसमें कोई लेट-लतीफ़ी ना करें। अल्पना जी, आपका भी और कृपाशंकर जी, आपका भी मैं आप दोनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। आपने
फैक्ट्स के साथ और जेजे एक्ट क्या कहता है इसके साथ जो आपने बातचीत रखी है, निश्चित तौर पे मेरी बातचीत शायद उनको ना समझ में आए, लेकिन क्योंकि आप लोग खुद सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपकी जो बातें हैं ये उनकी समझ में जरूर आएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और एक बार फिर से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। एक बात और कहना चाहूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे लोग आते हैं अडॉप्शन के लिए, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूंगी कि, और उनकी खासकर डिमांड अक्सर यही होती है कि बेटा दे दीजिए। तो देखिए, माता पिता बनिए बच्चों के, और बिटिया हो या बेटा हो, बिटियां ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं वहां पर, तो सभी लोग आगे बढ़े। और इस तरह के दिव्यांग बच्चों को भी अपनाने की एक अपील जरूर करूंगी कि जहां घर में एक स्वस्थ बच्चा है, तो एक विकलांग बच्चा भी अगर आप अपनाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। माता पिता ही होते हैं और उनके लिए बच्चे का प्यार बराबर होता है। बिल्कुल, मैं आपकी इस अपील को सेकंड करती हूँ और पूरा समर्थन देती हूँ। निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।